आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसका मतलब हो गया परमाणु संरचना। ये टॉपिक छोटा सा है, क्लास 9 के बच्चों में आता है ये, और 10th क्लास में भी है, लेकिन एक बेसिक है। अगर आप उसको ढंग से समझ जाओगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। आप लोग सब लोग इस बात को जानते हैं कि डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु की खोज कर ली थी, और इसमें इसने ये वाली बात को प्रूव किया था कि जो परमाणु जो होता है वो सबसे छोटा कण है किसी भी द्रव का, किसी भी मैटर का, सब्सटेंस का जो सबसे छोटा कण है वो परमाणु होता है, और ये अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब हुआ कि ये और आगे नहीं बढ़ेगा, इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। साथ ही साथ में इसने ये बता देता है कि जो परमाणु होता है वो टोटल मिला के उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ये होगा कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसके पास में कोई आवेश नहीं है। अगर कोई आवेश नहीं है, और हम लोग उसके बाद में जो साइंटिस्ट आए थे जिनके मैं अभी नाम बता रहा हूँ आपको, बुद्ध आप यहाँ बैठ जाइए। मैंने अभी बताया था कि कुछ और डिस्कवरर आ गए थे जिन्होंने इस परमाणु के अंदर के क्या क्या पदार्थ होते हैं उनकी उसने खोज करी थी। इनमें मैं अभी आपको नाम लिख के दे रहा हूँ, उनको आप देखते रहिए। एक बहुत इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। और न्यूक्लियस की यानी कि नाभिक की डिस्कवरी की थी, खोज की थी रदरफोर्ड ने। ये सभी डिस्कवरी होने के बाद में जो एक बात समझ आई थी कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और नाभिक भी होता है। नाभिक की बात मैं थोड़ा सा बाद में करूँगा, क्योंकि नाभिक की आपको तब समझ आएगा जब आप रदरफोर्ड के बारे में पढ़ लोगे। लेकिन जब ये वाली बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन होता है, और ये वाली बात समझ आएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो अब बात आती है कि परमाणु में आखिर इनकी व्यवस्था कैसे होती है। एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, प्रोटॉन कहाँ पर है, न्यूट्रॉन कहाँ पर है, और ये किस तरह से व्यवस्थित हैं। इसमें जो सबसे पहला जो मॉडल लिया था वो मॉडल लिया था थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन का मॉडल कोई खास प्रभावी नहीं था, लेकिन आप ये बात को समझिए कि उस टाइम पर जो सबसे पहले जो मॉडल दिया, जिसने इनको बताने की कोशिश की, वो था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने एक सिंपल सा मॉडल बताया। उसने ये कहा क्या था कि अगर हम एक पूरे परमाणु को एक गोलाकार संरचना है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच बीच में धंसे हुए हैं। मैं इसको नेगेटिव से दिखा देता हूँ। ये बीच बीच में नेगेटिव से ढके हुए हैं। आपको अपनी किताबों में इस तरह से दिखेगा कि कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो दे रखा है केक का, कि जिस तरह से केक में चेरी लगी हुई होती है। ये हमारे पास में एक केक का एग्जाम्पल ले लिया मैंने। इस केक के अंदर जहाँ पर बीच में चेरी होती है, इस तरह से उसने दसा हुआ ये है इसके इलेक्ट्रॉन है। और उसने कहा ये जो पूरा जो खाने वाली चीज़ है ये उसके प्रोटॉन है। हमारी हिंदी की बुक्स में कुछ दूसरे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, वो है लड्डुओं का। उसने एक एग्जाम्पल ये भी कहता है कि जैसे लड्डू जो है ना, लड्डू के बीच में जो गांव में जो लड्डू बनते हैं उनके बीच बीच में कहीं पर मिर्च डालते हैं, काली मिर्च डाली होती है। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से व्यवस्थित हैं जैसे कि प्रोटॉन के बीच में एक काली मिर्च या लौंग जो डालते हैं वो बीच में धसी हुई है। एक और तीसरा एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से देते हैं कि एक जो तरबूज होता है, तरबूज के जो काले काले जो बीज हैं उनको आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जो कि बीच बीच में है, और जो भी हम चीज़ खाते हैं जो उसका दाल गुदा होता है वो उसका प्रोटॉन का पार्ट है। और इस तरह से उसने ये पहला मॉडल दे दिया। लेकिन उसने उसके अनुसार ये था कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसलिए उदासीन होता है वो। बस इतनी सी उसकी थ्योरी थी। लेकिन ये
थ्योरी जो थी, ये जो सिद्धांत था, ये जो पहला मॉडल था वो गलत क्यों हुआ? इसे गलत करने के लिए जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ है वो है रदरफोर्ड का। अब हम उस पर फोकस करेंगे। थॉमसन मॉडल के बाद में जो दूसरा मॉडल आता है वो है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड के मॉडल को समझने के लिए आपको 3 बातों रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल को समझने के लिए आपको 2-3 बातों पर फोकस करना पड़ेगा। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक पतली सी गोल्ड की फॉइल ली, सोने की झिल्ली, ये जो झिल्ली थी वो बहुत पतली झिल्ली थी, बेहद पतली, जिसे आप कह सकते कई माइक्रोमीटर्स मिलती, बहुत पतली झिल्ली। अब क्योंकि ये सोना है, इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे गोल्ड फाइल, क्योंकि ये सोना है, ये एक मेटल है और मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो धातु होते हैं। अब इसने इसके ऊपर एक अटैक करवाया था अल्फा कणों का। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण हीलियम का एक ऐसा परमाणु है जिसके ऊपर 2+ आवेश है। अगर आपको हीलियम का के बारे में पता है तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 2। अगर 2 परमाणु क्रमांक है तो जैसे आप जानते हो कि जितने एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 है। और अगर हम इसमें से 2+ लिखा हुआ है का मतलब ये हुआ कि इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं। अगर आपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अब हीलियम के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब हम परमाणु की संरचना को जानते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आज के हिसाब से अभी हम यहाँ पे पहुँचे नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये संरचना है। इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो अगर हमने निकाल लिए तो अब इसके पास बचा क्या? सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बचे जिसे आप नाभिक कहते हो, तो हम लोग इस हीलियम 2+ को हम लोग कह सकते हैं कि ये एकमात्र नाभिक है। ये सिर्फ एक नाभिक बच रहा है, यानी कि ये हीलियम का नाभिक है। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये हीलियम का नाभिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके गायब हो चुके हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। और अब इसके बाद जो आवेश आ चुका है वो आ चुका है पॉजिटिव, यानी कि धन आवेश। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब इसने इन अल्फा कणों का इस पर बम्बार्डमेंट कराया, मतलब इसको जब तेज गति से फेंका गया इसके ऊपर, इस अल्फा कणों की इसने बौछार करी। बौछार करने पर उसने क्या देखा, उसके बेस पर जो सबसे शानदार मॉडल बनकर आया है, जो अब का जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो इसके ऊपर बेस्ड है। और उसके बाद में आया बोर का, जिसने उसमें कुछ चेंज किए हैं, लेकिन जो मेन आधारभूत जो मॉडल बना था वो रदरफोर्ड की देन है, ये मेरा मानना है। इसका पहले हम ये देखेंगे कि जब इसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसने क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व किया, क्या क्या चीज़ इसने देखी। इसका पहला वो था, पहली इसकी ऑब्जर्वेशन, जो उसने पहला जो देखा है, उसने क्या चीज़ देखा, इसको मैं ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन का मतलब प्रेक्षण, ये आपने क्या देखा है। इसका पहला प्रेक्षण था कि नंबर 1, 10,000 में से लगभग 9,999 अल्फा कण सीधे बाहर चले गए, सीधे बाहर निकल गए। दूसरा इसने ये देखा कि बहुत सारे कण सोने की झिल्ली को पार तो कर गए, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो गए। मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि ये इसका क्या क्या, इसके देखने से क्या प्रभाव पड़ा। विचलित हो गए अर्थात मुड़ गए। और
तीसरा जो इसने प्रभाव देखा था वो ये था कि 10,000 में से कोई एक कण सीधा सीधा नहीं, मैं यहाँ पे उल्टा वर्ड यूज करूंगा, उल्टा प्रेक्षणकर्ता की ओर वापस लौटा, वापस आ गया। अब मैं आपको इसके ऑब्जर्वेशन के बेस पर ये बताने की कोशिश करूंगा कि इसने क्या इसने फाइंड आउट किया, क्या इसने देखा, और फिर मैं अपने स्टूडेंट से पूछने की कोशिश करूंगा कि उसने कितना समझा है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि इस बातों से क्या क्या चीज़ समझ में आती है, क्या इन ये ऑब्जर्वेशन हुआ क्या। 10,000 में से सीधे कण पार कर गए इस पतली सी सोने की झिल्ली पर जो कि धनाभिषिक्त थी। इसमें से एक धनाभिषिक्त को भेज रहे हैं, उसी के पार कर गए, ये जा रहे सीधे बिना मुड़े। तो पहली बात मुझे ये समझाई कि इसका ये पूरा परमाणु ले रखा है। मैं ये मानूंगा कि पूरा का पूरा परमाणु में से बहुत सारी जगह जो कि खाली है, क्योंकि सीधे सीधे पार कर रहे हैं, ना वो मुड़े हैं, ना वो आए, ना वो चिपके हैं। तीन बातों को समझिए। अगर यहाँ पर कोई धनावेश होता और एक धनावेश यहाँ से जा रहा है, तो वो धनावेश और एक मान लीजिए यहाँ पे जा रहा है, अगर एक धनावेश यूँ जा रहा है और यहाँ पर इसको एक धनावेश मिल गया इस लाइन पे, तो वो इससे प्रतिकर्षित करके कुछ मुड़ेगा, राइट। और अगर कोई धनावेश यूँ जा रहा है, यहाँ पर धनावेश होता, अभी मुझे नहीं पता है कि है या नहीं है, वो अगर यूँ जा रहा है सीधा और एक धनावेश से सीधा टकराया है, तो वो इसको प्रतिकर्षित करेगा और सीधा उल्टा वापस फेंकेगा। तीसरी बात, अगर धनावेश यहाँ पर है या बहुत दूर दूर पर है, तो वो ये जाएगा और यहाँ से सीधा पार निकल जाएगा, ये जाएगा सीधा पार निकल जाएगा। अब मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर बहुत सारे कण सीधे सीधे पार जा रहे हैं, वो ना कहीं पर भी वो मुड़ नहीं रहे, वो सीधे सीधे यूं गए, डायरेक्ट जा रहे हैं। रदरफोर्ड ने उससे एक निष्कर्ष निकाला, पहला निष्कर्ष कि परमाणु में बहुत सारी जगह खाली होती है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, अधिकांश भाग खाली है। दूसरी पॉइंट, अब उसने ये भी देखा कि कुछ कण ऐसे थे जो अपनी दिशा से थोड़े से विचलित हो गए। अभी तक भी आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पर क्या है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि ये जो कण जो मैं यूज कर रहा हूँ अल्फा कण, वो तो पॉजिटिव है, वो तो धनाभिषिक्त है। और अगर ये धनाभिषिक्त है और ये कहीं पर जाके मुड़ गया, यूं कहीं से मुड़ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कुछ धनाभिषिक्त जरूर होगा। अगर ये मुड़ रहा है तो क्योंकि इसका प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करने में से ये सीधा नहीं जाकर मुड़ गया। अब इसको एक बात समझ आ रही है कि यहाँ पर एक परमाणु में कहीं ना कहीं पर धनाभिषिक्त है। इस बात से सिर्फ इतनी बात समझ आइए कि वो अगर मुड़ गया है तो कहीं ना कहीं धनावेश होगा, क्योंकि धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा और प्रतिकर्षित करने की वजह से ये यूं मुड़ जाएगा। अब उसने तीसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हमने जो अभी नाम पढ़े थे कि रदरफोर्ड ने खोज की थी नाभिक की, क्योंकि धनावेश एक अल्फा कण ऐसा भी हुआ जो एक जगह पर टकराने के बाद वो सीधा वापस आया उसकी ओर। जो मैंने इसकी बुक पढ़ी है उसमें इसने ये लिखा था कि मुझे उस दिन ऐसा फील हुआ कि मैं एक कागज की झिल्ली पर गोली चला रहा हूँ और वो गोली मेरी छाती पे लगी है। ये उसकी बुक के स्टेटमेंट है। इससे उसने ये दिया कि जितना भी धनावेश है परमाणु में वो एक ही जगह पर केंद्रित है। अगर एक जगह पर केंद्रित नहीं होता, जो थॉमसन ने कहा था कि परमाणु जो प्रोटॉन का जो धनावेश है वो बिखरा हुआ है, उसने इस बात को गलत साबित कर दिया इस पॉइंट से। अब मैं आपको उसको बताता हूँ। उसने जो थ्योरी थी उसके हिसाब से उसने ये बताया कि जो धनावेश है वो एक जगह पर एकत्रित है परमाणु का। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मैं यहाँ पर परमाणु माना, इस जगह पर परमाणु आ गया, नाभिक आ गया, ये पूरा का पूरा परमाणु है। अब अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने अल्फा कण भेज लो, अल्फा कण आपने यहाँ से भेजा सीधा पार, 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 यहाँ से भेजा सीधा पार।
अब क्योंकि यहाँ के जितने भी अल्फा कण हैं जो कि धनाभिषित हैं वो सीधे सीधे पार हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे खाली जगह है। उसकी पहली बात सही साबित हुई कि परमाणु में अधिकांश जगह खाली है। अब दूसरी बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई धनाभिष यहाँ से जा रहा है जो उसके बिल्कुल पास से गुजर रहा है, तो वो क्योंकि ये धनाभिष है और ये भी धनाभिष है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और इस वजह से ये यूं मुड़ेगा, यानी कि ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इससे इसको ये बात पता चलेगी क्योंकि ये अपनी लाइन से सीधी नहीं जा रही है, ये विचलित हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रतिकर्षित कर रहा है और प्रतिकर्षित करने के लिए कहीं ना कहीं धनावेश होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं पर धनावेश है परमाणु में। अब हम आते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात वो कह रहा है कि इस जगह कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो सीधे गए और उसकी ओर वापस आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी धनावेश है किसी परमाणु में वो एक जगह पर एकत्रित है। तो इसके 3 पॉइंट बनते हैं। नंबर 1, परमाणु की अधिकांश जगह खाली है। नंबर 2, क्योंकि वो विचलित हो गए प्लेन से, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर धनावेश है। और नंबर 3, क्योंकि वो सीधे सीधे विचलित होकर वापस आ रहे हैं, इसका मतलब कि धनावेश एक जगह पर एकत्रित है। इस पॉइंट को लेकर बाद में ये संरचना दी गई कि परमाणु की संरचना में बीच में एक कहीं पर नाभिक होता है और उसके बाहर कहीं पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन को जहाँ पर चक्कर लगाते हैं उसके बीच में बहुत ज़्यादा जगह होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, एक नाभिक की और एक पूरे परमाणु की संरचना है। अगर हम एक परमाणु को एक फुटबॉल का ग्राउंड माने तो नाभिक एक फुटबॉल के आकार के बराबर होता है। तो यहाँ तक की जो संकल्पना थी, जो परिकल्पना थी रदरफोर्ड की, वो बिल्कुल सही बैठती है। ये आपको मैंने पढ़ाया आज रदरफोर्ड का मॉडल, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बोर का मॉडल जो कि लेटेस्ट है। थैंक यू।